हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, आपको दो एविडेंस ऑलरेडी दिए हुए हैं और दो आपको फील करने हैं। ओके, सो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में है फर्स्ट, जो आपको दो दिए हुए हैं वो है मॉर्फोलॉजिकल एंड सिमिलैरिटीज़ इन अ बोन स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जो एक्सटर्नल है, या फिर उसको स्ट्रक्चरल एविडेंस भी बोल सकते हैं। एंड सिमिलैरिटीज़ इन अ बोन स्ट्रक्चर मीन्स एनाटॉमी के बारे में जो एविडेंस है वो। और जो दो आपको लिखने हैं उसमें मैंने एक दिया है वेस्टिजियल ऑर्गन एंड द पैलियोंटोलॉजिकल। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मीन्स ऐसे ऑर्गन्स जो इवोल्यूशन के बाद भी एनिमल्स में प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, इसको बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। पैलियोंटोलॉजिकल मीन्स जो फॉसिल रिलेटेड एविडेंसेस है उसको बोलेंगे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। Next question is read the following statement and justify same in your own words with the help of suitable examples. First one is human evolution began approximately 7 crore years ago. So हम लोग को ये जस्टिफाई करना है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो 7 करोड़ ईयर्स पहले चालू हुआ था। ओके, सो आंसर इज today's biodiversity is said to be formed from a very simple unicellular organism due to evolution. आज अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुए थे। ओके, सो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे लाइक अमीबा, उनमें डेवलपमेंट हुई, उनका मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब इवोल्यूशन होते होते उनमें से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए। ओके, in this process of evolution, human evolution started after the disappearance of dinosaurs. So ये जो evolution की जो process है उसमें जो ह्यूमन इवोल्यूशन था वो कब स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर्स। जब डायनासोर डिसअपियर हो गए तो ह्यूमन इवोल्यूशन चालू हो गया। ह्यूमन इवोल्यूशन begin with a monkey-like animal. Tail of this monkey-like animal disappeared about 4 crore years ago. आपको पता है कि हम लोग के जो एंसेस्टर थे वो मंकी थे। ओके, सो ह्यूमन इवोल्यूशन कहाँ से चालू हुआ था, तो फ्रॉम मंकी लाइक एनिमल्स। एंड एनिमल टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। सो हम लोग के जो एंसेस्टर थे मंकी, उनको टेल थी, ये जो टेल है वो 4 करोड़ ईयर अगो डिसअपियर्ड हो गई। मंकी बोन इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन नाउ। ओके, सो ये जो टेल थी वो तो डिसअपियर हो गई लेकिन मंकी बोन आज भी है। ओके, और उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि उसका कुछ यूज़ नहीं है। From these ape-like animals, today's modern Homo sapiens sapien evolved. So ये जो monkey-like animals थे उनमें modification हुआ, उनका evolution होते होते आज का human being form हुआ जिसको हम बोलते हैं modern Homo sapiens sapien. With the help of carbon-14 carbon dating technique, all the fossils have been found dating before 7 crore years. ये सो जो कुछ भी fossils मिले थे उनका एज कैलकुलेट करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है और जिसमें कार्बन 14, ये कार्बन का आइसोटोप है, वो यूज़ किया जाता है। ओके, सो इस कार्बन डेटिंग टेक्निक से जब फॉसिल्स मिले उनका एज कैलकुलेट किया गया तो ऐसा दिखाई दिया कि ये जो फॉसिल्स है वो 7 करोड़ ईयर्स अगो के हैं। ओके, सो ये सारे एविडेंस के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली leads to speciation. Okay, answer is speciation is a formation of new species of plants and animals through evolution. जब plants और animals का evolution होता है तो न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होते हैं और इसी फॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पेसिएशन।
Species is a group of organisms that can produce fertile individuals through the natural reproduction. Species मतलब ऐसा group of organisms है जो natural reproduction के help से fertile individuals produce करते हैं. Fertile individuals means someone capable of reproducing. ओके जो फर्दर रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते हैं. ओके सो जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट्स न्यू स्पीशीज. आइसोलेशन मीन्स सेपरेट होना. जब किसी एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स जब किसी जियोग्राफिकल या फिर रिप्रोडक्टिव बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तो न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है. Each species grows in a specific geographical condition. Their food, habitat, reproductive ability and period is different. और ये जो species होते हैं वो जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, सो वहाँ की जो कंडीशन होगी उसी हिसाब से उनका फूड रहता है, उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रहती है, रिप्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है. ओके सो हर एक स्पीशीज़ की जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और रिप्रोडक्शन का पीरियड डिफरेंट डिफरेंट होता है. All organisms have specific body structure and adaptation to accommodate in a particular area. This adaptation developed because of the particular geographical and genetic variation. और हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो कुछ भी बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो उसके जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बना होता है ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव हो सके. ओके सो जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीशीज़ का ऑर्गेनिजम्स जब जियोग्राफिकल या रिप्रोडक्टिव बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाते हैं तो उनकी जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव जो कंडीशंस होती है वो उस पर्टिकुलर एरिया की वजह से डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है. ओके और इसलिए जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं या फिर उनके जो बेबीज़ रहते हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसकी स्पीशीज़ होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. ओके सो इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली लीड्स टू स्पेसिएशन. Next is study of fossils. In the study of fossil is an important aspect of study of evolution. Answer: large number of organisms get buried due to disasters like a flood, earthquake, volcano, etc. The remnant and impression of such organisms remain preserved underground. These are called fossils. हम लोग fossils किसको बोलते हैं? तो बहुत सारे organisms है लाइक प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, तो वो बरी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर लाइक जब फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो, उसकी वजह से वो बरी हो जाते हैं. ओके सो उनके जो कुछ पार्ट्स बच जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं अंडरग्राउंड, उसको हम बोलेंगे फॉसिल्स. Carbon consumption of animals and plants stop after the death, and since then only decaying process of carbon-14 occurs continuously. एनिमल्स और प्लांट्स का जो कार्बन कंजप्शन रहता है लाइक प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसी प्लांट को एनिमल्स खाते हैं. ओके सो उनका कार्बन कंजप्शन उनके डेथ के बाद स्टॉप हो जाता है. लेकिन जो कुछ कार्बन-14 है, कार्बन-14 एक कार्बन का ही आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, उसका डीके प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूसली चालू रहता है. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between carbon-14 and carbon-12 changes continuously as carbon-12 is non-radioactive. Carbon-14 radioactive है और carbon-12 है वो non-radioactive है. So after death ये जो carbon-14 carbon-12 जो रेशो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. The time passed since the death of plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of carbon-12 and ratio of carbon-12 to carbon-12 present in their body. This is carbon dating method. तो ये जो कुछ भी फॉसिल्स मिल रहे हैं उनका एज कैलकुलेट करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ की जाती है जिसमें कार्बन-14 और कार्बन-12 का
जो रेशो है वो मेजर किया जाता है। ओके, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। ओके, सो ये जो फॉसिल्स है उनका एज कैलकुलेट करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ की जाती है। वंस द एज ऑफ फॉसिल been determined by such a technique, it becomes easy to deduce the information about the erstwhile organisms. Okay, so ये जो fossils है उनका एक बार एज हम लोग को मिल गया तो उनकी इंफॉर्मेशन निकालना ईजी हो जाता है। ओके, सो इसीलिए द स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट aspects of study of evolution. Next is there is a evidence of fertile science among the chordates. Fertile science means ऐसा साइंस जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में स्टडी करता है। ओके, chordates is a group of animal kingdom that mainly consist of vertebrates. chordate एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो एनिमल है वो वर्टिब्रेट्स मीन्स जिनको स्पाइनल कॉर्ड होता है। Okay, the comparative study of initial development stages of embryos of vertebrates, that is chordates, shows that there is a extreme similarities that decreases gradually. So ये जो chordates है उनकी जो एम्ब्रियो की स्टडी हुई तो इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो की स्टडी हुई तो ऐसा दिखाई दिया कि ये जो chordates है उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी और ये जो सिमिलैरिटीज़ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ फीटस ऑफ ह्यूमन, pig, monkey एंड अदर chordates आर एक्सट्रीमली सिमिलर। ओके, सो इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में जो फीटस था ह्यूमन बीइंग का, pig का, monkey का और बाकी जो chordates थे उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। दिस सिमिलैरिटीज़ इंडिकेट्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम। ओके, सो ये सिमिलैरिटीज़ से क्या पता चलता है तो उनका ओरिजिन है वो सेम हो सकता है। एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ chordates इज रिलेटेड टू fetus, it is true that there are evidences of fertile science among chordates. So ये कुछ chordates के एविडेंस मिले वो fetus के रिलेटेड थे, एम्ब्रियो के रिलेटेड थे। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि देर इज़ एविडेंस ऑफ फर्टाइल साइंस अमंग chordates. नेक्स्ट इज कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं: जीन, म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड अपेंडिक्स. First one is the causality behind the sudden changes was understood due to mutation principle of Hugo de Varies. The proof for the fact that protein synthesis occur through gene was given by the George Biddle and Edward Totem. Transfer of information from molecule of DNA to mRNA is called transcription process. Evolution means gradual development. Vestigial organ appendix present in a human body is proof of evolution. Fourth question is write a short notes based upon the information known to you. And the first one is Lamarckism. Okay, the Jean-Baptiste Lamarck proposed a theory of evolution based on a morphological changes. ओके, ये जो साइंटिस्ट थे लैमार्क, उसने एक थियोरी प्रपोज की थी इवोल्यूशन के बारे में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पे बेस थी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मीन जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं या फिर हम उसको एक्सटर्नल चेंजेस भी बोल सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज़ और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स. ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स. ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस थे वो किस पे बेस्ड थे तो एक्टिविटीज़ और लेजीनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन का कितना यूज़ होता है और कितना डिसयूज़ होता है। ओके, उसके बेसिस पे ये थियोरी थी। फॉर एग्जाम्पल, द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू द ब्राउजिंग ऑन अ लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन. ओके, सो जो जिराफ की जो नेक होती है वो बहुत लंबी होती है। ओके, सो ये क्यों हो गया तो जो कुछ भी जिराफ थे वो टॉल प्लांट्स के पत्ते खाने के लिए अपनी नेक को एक्सटेंड करते थे
और ये सेवरल जनरेशन में होता गया और इवोल्यूशन के बाद जो कुछ भी जिराफ थे उनकी नेक है वो बहुत लॉन्ग हो गई. ओके. Similarly, the shoulders of Iron Smith have become very strong due to the frequent hammering movement. जो आयरन स्मिथ होते हैं जिसको हम लोहार बोलते हैं, ओके, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हैमरिंग करते हैं. ओके. और ये जो हैमरिंग मूवमेंट है उसकी वजह से उनके जो शोल्डर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए. The wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. ओके. जो ये जो ऑस्ट्रिच और ईमू है, ओके, वो फ्लाई नहीं कर सकते. ओके. क्योंकि उनके जो विंग्स है उसका कुछ यूज़ ही नहीं था तो उनके विंग्स है वो वीक हो गए. द लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक अ स्वान एंड डक बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर. जो स्वैन और डक है वो वाटर में रहते थे. ओके. सो वाटर में स्विमिंग करने के लिए उनके पैर का यूज़ हुआ. All these examples are the type of acquired characters and are transferred from one to another generation. This is called as a theory of inheritance of acquired character और लैमार्किज्म. सो ये जो एग्जाम्पल थे वो कौन से टाइप के थे? तो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स मीन्स ऐसे कैरेक्टर जो उस ऑर्गेनिजम्स ने खुद डेवलप किए हैं. ओके. और ये जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गए और इसी को हम बोलते हैं लैमार्किज्म. Development of organ due to the specific activities or their degenerations due to no use at all was widely accepted, but the transfer of those character from generation to generation was rejected. Organisms के organs में जो development हो रही थी because of the use या फिर disuse की वजह से उसको accept किया गया, लेकिन ये जो कुछ डेवलपमेंट हुई उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना ये रिजेक्ट किया गया. बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड द मेनी टाइम्स दैट द मॉडिफिकेशन brought in us are not transferred to next generation and thereby the Lamarck's theory was disproved. और ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत बार ये देखा गया कि जो कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे. ओके. सो इसीलिए जो लैमार्क की थियरी है वो डिस्प्रूव है. नेक्स्ट है डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. By observing innumerable specimens of plants and animals, Charles Darwin published the theory of natural selection, which preaches survival of fittest. ये जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने बहुत सारे स्पेसिमेंस प्लांट के और एनिमल्स के बहुत सारे स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करके एक थियोरी प्रपोज की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट है वो सर्वाइव करेगा. फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. ओके. और ये जो थियोरी है उसके लिए उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. डार्विन सेज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस प्रोलिफेशियली. ओके. ऑल द ऑर्गेनिजम्स compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustains which shows the modifications essential for winning the competition. जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं ताकि वो सर्वाइव हो सके. And only those organisms sustains which shows the modifications essential for winning the competition. ऐसे ही organisms sustain कर पाते हैं जिनमें उस competition को win करने के लिए कुछ modifications है. Okay, however, the nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. और nature उन्हीं organisms को सिलेक्ट करता है जो सर्वाइव करने के लिए फिट है. सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म द रिप्रोडक्शन एंड देयरबाय गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स सस्टेन है, सिलेक्टेड है,
वो रिप्रोडक्शन के वजह से अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against this theory. So ये जो डार्विन की थियोरी है वो वो लॉन्ग पीरियड के लिए एक्सेप्टेड थी, लेकिन उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस लिए गए। सो उसमें सबसे पहला है, नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Darwin did not mention any explanation about the useful and useless modification. डार्विन के थियोरी में जो यूज़फुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं था। एंड देर इज़ अ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। मतलब उसके थियोरी में जो कुछ भी स्लो चेंजेस है और सडन है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं था। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। Embryology means the study of embryo, study of organisms at a very early stage, that is embryological state. Embryology मतलब क्या है, जो embryology मतलब study of embryo, organisms की early stage में study करना. It is one of the important things to show the evidences of evolution. Okay, embryology इवोल्यूशन के एविडेंस में बहुत ज़्यादा काम आती है। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स एट इनिशियल स्टेज शोज ग्रेट सिमिलैरिटीज़। सो वर्टिब्रेट्स से उनके एम्ब्रियो, जितने भी वर्टिब्रेट्स थे उनके एम्ब्रियो में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। आफ्टर सम टाइम इंटरवल दिस सिमिलैरिटीज़ गोज ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। सो इनिशियल स्टेट में जो कुछ भी सिमिलैरिटीज़ थी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती गई। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस शोज द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल एनिमल्स। सो ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में जो स्टडी की गई उससे पता चला कि जो कुछ भी वर्टिब्रेट्स थे उनका ओरिजिन, उनके कैरेक्टर्स सेम थे तो उनका ओरिजिन भी सेम हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो शोज दैट the one is evolved from other and having many more things common. Here it supposes the theory of evolution. Next, evolution. Evolution is a gradual change occurring in a living organism over the long duration. Evolution एक ऐसा change है वो बहुत slow होता है और long duration तक चलता रहता है. This is very slow going process through which the development of organisms is achieved. Formation of new species due to the changes in a specific character of several generations of living organisms as a response to natural selection is called evolution. Okay, किसी भी species में और किसी भी species के बहुत सारे generation में उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंजेस होते रहते हैं और उसी वजह से इवोल्यूशन होता है। First living material, that is protoplasm, has been formed in ocean. In due course of time, unicellular organism was formed. जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था that is प्रोटोप्लाज्म, वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था? तो ओशन में। ओके, और इसी प्रोटोप्लाज्म से बहुत सारी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे लाइक अमीबा, प्रोटोजोआ। ओके, and gradually changes occurred in unicellular organisms from which large and more complex organisms were formed. तो ये जो unicellular organisms थे उनमें बहुत सारे चेंजेस होते गए, उनका इवोल्यूशन होता गया और उनसे लार्ज और मोर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, वो फॉर्म हो गए। ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। सो ये जो चेंजेस थे वो स्लो थे। Theory of evolution is based on some important evidences such as morphological evidences, anatomical evidences, vestigial organs, paleontological evidences, connecting links, and all the fossils found in a earth crust. Next है connecting links. It's a link between two species. Connecting link क्या है? तो एक link है जो two species में होती है.
Okay, some plants and animals show some morphological character by which they can be related to two different groups. Hence, they are called as a connecting link. बहुत सारे plants and animals में देखा गया कि उनके जो morphological character है वो different species के है. Okay, for example, in a peripatus, the character like a segmented body, thin cuticle, and the parapodia-like organs are present. ये peripatus नाम का एक animal है. एक्चुअली एक ये वॉर्म है और उसके जो कैरेक्टर्स कैसे हैं तो सेगमेंटेड बॉडी, मतलब बॉडी ऐसे पार्ट पार्ट में होती है. थिन क्यूटिकल मतलब उसका जो स्किन है आउटर लेयर वो थिन रहता है. एंड पैरापोडा लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. पैरापोडिया मतलब लोकोमोशन करने के लिए जो ऑर्गन रहता है उसको बोलते हैं पैरापोडिया. सिमिलरली दिस एनिमल शोज द ट्रैक्युलर रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू अर्थोपॉड्स. This indicates that the peripatus is connecting link between the annelida and arthropoda. Okay, so ये जो segmented body, thin cuticle और parapodia है वो annelida ग्रुप की है. और जो ट्रैक्युलर रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अर्थोपॉड्स में दिखाई देती है. ओके, सो ये जो पेरिपेटस है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड अर्थोपोडा. वो दो स्पीशीज के कैरेक्टर शो करता है, दैट इज एनेलिडा एंड अर्थोपोडा. सिमिलरली duck-billed platypus lie egg like reptiles but shows the relationship with the mammals too due to the presence of mammary glands and hairs. ये जो प्लेटिपस नाम का जो एनिमल है वो डक बिल्ड रहता है. डक बिल्ड मतलब उसकी जो बीक होती है वो डक जैसी होती है और ये एक लाई करता है जस्ट लाइक अ रेप्टाइल्स. बट उसमें कुछ मैमल्स के भी कैरेक्टर्स है लाइक अ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर. ओके, सो हम इसको बोल सकते हैं कलेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. नेक्स्ट है लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द लंग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश. आप लोग को पता है कि फ़िश है वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं. ओके, सो ये जो लंग फिश है उसमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं. एंड दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस. ओके, फोर्थ क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स का. उसके आगे के क्वेश्चन से 5th, 6th एंड 7 वो हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके, सो आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.